Hello students, I am Manish Kumar Jha from Catalyst Classes Silvassa, Faculty of Physics। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो लेक्चर चल रहा था फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, उसका आज कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ा था। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो चलिए हम हमारा लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि अगर पॉइंट चार्ज रहेगा, ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और ये पॉइंट पी से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है, और बीच में जो मीडियम है वो क्या हमारा एयर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन जो होगा यहाँ पे क्या होगा आर कैप। और ये मैंने बता दिया था कि आर कैप जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आउटवर्ड कब होगा, वो आउटवर्ड तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारे पास क्या हो जाएगा चार्ज का जो वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास ये जो चार्ज का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो चार्ज का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हो जाएगा आउटवर्ड, और जब क्यू लेस देन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इनवर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अभी आज हम बात क्या करेंगे कि पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करें हम फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो ये now to get feel of this field one can sketch a few representative vector as shown in figure। ठीक है, तो ये क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बीच में क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है बाहर जाने देता है। ठीक है, तो ये बाहर जाने दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये हमारे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इन चीजों से क्या क्या पता चलता है, देखिए एरो क्या बता देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। नेक्स्ट क्या है, अब किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो वो कैसे जानेंगे हम लोग, वो हम लोग जानेंगे कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी। देख रहे हैं आप, देखिए यहां पे अगर हम थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट करते हैं और चार्ज के पास में अगर हम एरिया सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी फील्ड लाइंस की ज्यादा है। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा फील्ड लाइंस का, वहां पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट समझ लेते हैं पहले। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज स्क्वायर इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट पॉइंट्स फ्रॉम द चार्ज, द वेक्टर गेट्स शॉर्टर एज यू गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड दे ऑलवेज पॉइंट्स रेडिली आउटवर्ड्स। तो इसका क्या मतलब है कि देखिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या है हमारे पास 1/4 पाई नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एक तरह से देखा जाए तो 1/4 पाई नॉट कॉन्स्टेंट है, चार्ज कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी चार्ज से हम ज्यादा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो हमको अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, देख लीजिए आप, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा कम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसको फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कि जो हमारा जो एरो हेड है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो क्या हो जाएगा धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। मतलब अगर मुझे यहां बनाना है, ठीक है, अगर मुझे यहां पे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे धीरे धीरे छोटा वेक्टर बनाऊंगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो क्या स्मॉल होता जाता है। ठीक है, कनेक्टिंग अप दीज वेक्टर्स टू फॉर्म अ लाइन इज अ नाइस वे टू रिप्रेजेंट दिस फील्ड। तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। आपको मैं बताऊं ये पूरा इमेजिनरी कंसेप्ट है ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ढंग से समझ सके। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। अब ये जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना ज्यादा डेंसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड। फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब फील्ड लाइंस की डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, नियर द चार्ज,
और फील्ड लाइंस की डेंसिटी कहाँ पे कम है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इसका मतलब क्या होता है कि नियर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और अवे फ्रॉम द चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी समझ लिया हमने स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इट्स सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें अब देखिए हमने इमेजिनरी लाइन बनाया, ठीक है, और इस पॉइंट पे कहीं भी अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों सेम होगा। मैं वापस इस पॉइंट को पढ़ रहा हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी समझ गए हम लोग। नेक्स्ट क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन जनरल अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए जब स्ट्रेट लाइन रहेगा, अगर मान, क्योंकि देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, अगर आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या है, सिर्फ हमारे पास सिस्टम में एक प्लस चार्ज हो, ठीक है, अकेला प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके की बनेगी। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। अभी नेक्स्ट क्या है कि कभी कभी अब ऐसा नहीं होता है, जब सिस्टम में ढेर सारे चार्जेस होते हैं, मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन से इमर्ज होता है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होता है ना, क्योंकि क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है फील्ड लाइंस के बीच। अगेन क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव से इमर्ज और नेगेटिव पे टर्मिनेट हुआ, तो अब इस केस में डायरेक्शन कैसे निकालें, तो इस केस में क्या होता है, ये जो कर्व बन रहा है, मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएंगे। और टेंजेंट आप लोगों को पता ही है क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। तो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे, मान लीजिए मैंने कोई चार्ज क्यू रखा, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में रखेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस टेंजेंट के अलग उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये आप लोगों को समझ के रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, हमारे पास एक कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो कर्व के केस में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमको डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम क्या करते हैं, वहां पे टेंजेंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट के अलोंग ही क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फील्ड लाइंस ऑफ सिंगल पोजीशन चार्ज पॉइंट्स रेडिली आउटवर्ड्स व्हाइल दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज आर रेडिली इनवर्ड्स। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए आप लोग कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हम लोग, तो फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड होगा या जो एरो हेड लेंथ होगा, जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। ठीक है, और छोटा होने का मतलब क्या है, फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं। फील्ड लाइंस अराउंड द सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस गिव्स अ डिफरेंट पिक्चर एंड डिस्क्राइब म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन देम। अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज लें, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज लेंगे, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो फील्ड लाइंस डेवलप हो रही है वो क्या कर रहा है, एक चार्ज का जो फील्ड लाइंस है वो दूसरे चार्ज के फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, लैटरल रिपल्शन दे रहा है। तो उस लैटरल रिपल्शन देने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये रिपेल हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये फील्ड लाइंस के यहाँ पे रिपेल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या है कि अगर सिस्टम में अपोजिट नेचर के चार्ज हो, प्लस माइनस हो, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा बिटवीन द चार्जेस, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये पता है हम लोगों को। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव के सरफेस से फील्ड लाइंस निकलेगी और कर्व बनाते हुए क्या हो जाएगा, नेगेटिव के सरफेस पे आएगा। सेम यहां पे होगा,
पॉजिटिव के सरफेस से फील्ड लाइंस निकलेगी और कर्व बनाते हुए नेगेटिव के सरफेस पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज से रिलेटेड एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, वाई फील्ड लाइंस never forms closed loop। ठीक है, अब देखिए फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता। फील्ड लाइंस क्लोज लूप इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो पॉजिटिव के सरफेस से एमर्ज होता है और नेगेटिव के सरफेस पे क्या होता है, वो टर्मिनेट होता है। ठीक है, यानी चार्ज के अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होता। आप लोग देख लीजिए, यहां से एमर्ज हुआ और यहां पे टर्मिनेट हुआ, इसके सरफेस से एमर्ज हुआ और यहां के नेगेटिव क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। तो मतलब चार्ज के बीच में कोई फील्ड लाइंस नहीं है और चार्ज के बीच में कोई फील्ड लाइंस नहीं है तो क्या है, क्लोज लूप कैसे बनेगा। तो ये आपको इस तरह से जवाब देना है, क्योंकि पॉजिटिव के सरफेस से एमर्ज होता है और नेगेटिव के सरफेस पे टर्मिनेट होता है, चार्ज के अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होती, तो जिस वजह से वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ गए। ठीक है, तो ये मालूम पड़ गया। अभी कुछ और पॉइंट्स हैं। सम इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस आर, पहला क्या है, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो हमने आपको बताया यहाँ पे, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from the surface of positive charge, और यहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है, एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव के सरफेस पे क्या हुआ, ऑरिजिनेट हुआ, और नेगेटिव के सरफेस पे क्या हुआ, ये टर्मिनेट हुआ। ठीक है, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। फील्ड लाइंस देखिए, अभी तक हमने जो बताया, फील्ड लाइंस कहीं पे भी क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, फील्ड लाइंस क्या होंगे, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को, कि अगर फील्ड लाइंस क्या करे, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तब क्या हो। ठीक है, अगर फील्ड लाइंस क्या करे, एक दूसरे को क्रॉस करे तब क्या हो। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक फील्ड लाइन है ए। ठीक है, ये हम दूसरा फील्ड लाइन बनाते हैं, ये हमारा फील्ड लाइन हो गया बी। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास एक फील्ड लाइन ए हो गया, दूसरा फील्ड लाइन क्या हो गया, बी हो गया, और दोनों क्या क्रॉस हो रहे हैं, मतलब मान लीजिए वो पॉइंट पी पर क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब जब ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट होंगे तो क्या होगा कि अब चार्ज के पास, अब वैसे ठीक है, पहले पॉइंट पी पे क्या होगा, 2 टेंजेंट बनेगा। एक टेंजेंट बनेगा आपका यहां पे, तो इसको मैं टेंजेंट 1 नाम देता हूं फिलहाल। ठीक है, दूसरा जो टेंजेंट बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट T2 बनेगा। ठीक है, और मैंने कहा था कि टेंजेंट के अलोंग ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखता हूं Q0, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन T1 के अलोंग है फॉर कर्व ए, एंड फॉर कर्व बी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या है, T2 के अलोंग है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि फोर्स जो होता है क्या होता है, E इंटू Q0 हो जाएगा, और फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ में होता है। यानी चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो उसको कहां लेके जाएगा। ठीक है, या तो उसको लेके जाएगा T1 के अलोंग, या क्योंकि डायरेक्शन तो T2 भी है, या इसको लेके जाएगा T2 के अलोंग। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, यहां पे फोर्स के 2 वेक्टर हो गए। यानी जब हम इसको वेक्टर एडिशन से ऐड करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इनको वेक्टर एडिशन से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट कहां होना चाहिए, यहां पे रिजल्टेंट होना चाहिए यहां पे। बट चार्ज क्या होता है, कभी भी इस रिजल्टेंट के लॉन्ग मूव नहीं करता। चार्ज आइदर टेंजेंट T1 के लॉन्ग मूव करेगा या
आइदर T2 के अलॉन्ग मूव करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एजम्पशन है वही गलत हो गया, यानी फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होते। अगर फील्ड लाइन इंटरसेक्ट होते तो क्या होता है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता उसके अलॉन्ग इसको मूव करना था, बट कभी भी चार्ज इस रिजल्टेंट एफ के अलॉन्ग मूव नहीं करता है, वो आइदर T1 के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करता है या T2 के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जंक्शन ही गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। हमने दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये क्या सेकेंड चैप्टर में इसका हम लोग आपको प्रूफ बताएंगे। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट चाहिए इसके लिए, तो आप लोग अभी खाली इतना ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कोई कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होता। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व इन चार्ज फ्री रीजन। ठीक है, वो कंटिन्यूअस कर्व्स है इन चार्ज फ्री रीजन। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ठीक है, मैं सिंपली एक चीज बताऊं, देखिए हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करना है कि कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा हमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस पर यूनिट एरिया। सिंपली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, हमको कोई बोलेगा भाई इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 100 है, तो इससे हम क्या समझेंगे, हम इससे ये समझेंगे कि इस सरफेस से 100 फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले आपको समझाता हूं इस पे, उसके बाद मैं और डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इट रिप्रेजेंट्स total number of field lines crossing the surface. It represents total number of field lines crossing the surface. ठीक, सिंपली अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हम लोग करें तो हम खाली से ये समझ जाएंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस हो गया हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास एक सरफेस है। अब इसमें जो फील्ड लाइंस है, मैं इसी सरफेस को वापस यहाँ पे भी बना लेता हूँ। ठीक है, वही सरफेस है। तो हम दो केस समझेंगे। पहले केस में क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारा परपेंडिकुलरली पास हो रहा है सरफेस से। ठीक है, परपेंडिकुलरली पास हो रहा है सरफेस से, इस तरीके से सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलरली पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलरली पास कर रहा है यहाँ पे सरफेस के। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली आपको फाई सिंबल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फाई सिंबल होता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे E, ठीक है, इनटू सरफेस एरिया। क्या ठीक है, ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है और सरफेस एरिया कितना है। यानी अगर हम सरफेस एरिया को डेल्टा ऐसे डिनोट कर दें
तो ये क्या हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। किस केस में? जब नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि हमको पता है कभी भी हम जो डायरेक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। क्या लेते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, मतलब कोई भी शेप लेते हैं तो उसमें क्या दो नॉर्मल बनेगा, एक बनेगा क्या, एक ऊपर बनेगा और एक इसको नीचे बनेगा। जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एनकैप का डायरेक्शन क्या सेम है। अभी नेक्स्ट क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ऑब्लिक वे में, ठीक है, अगर नेक्स्ट क्या हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ऑब्लिक वे में पास हो सरफेस के, तब क्या होगा? तो देखिए आप लोग, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये ऑब्लिक है, ये सरफेस को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमको क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। तो मैंने बताया नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल बनता है, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल भी बना देता हूँ। मैंने एक नॉर्मल बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच ये जो एरिया वेक्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, ठीक है, जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ई वेक्टर। अच्छा, पहले तो ये ई का जो कंपोनेंट है हमको किसके अलॉन्ग चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चाहिए। देखिए यहाँ पे ई और एनकैप साथ में था, तो ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? ई का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग हो। तो क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है जो एनकैप के अलॉन्ग होगा तो वो क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? एनकैप के अलॉन्ग होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनकैप के अलॉन्ग क्या है यहाँ पे? ई कॉस थीटा। ठीक है, और सरफेस एरिया कितना है? डेल्टा एस। तो ये क्या हो जाएगा? ई डेल्टा एस कॉस थीटा। और आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट, कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहेगा तो इसको हम लोग क्या है ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, या सिंपली लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से ई डेल्टा एस कॉस थीटा, तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका हो गया। अब इस केस में देख लीजिए, इस केस में एंगल बिटवीन एनकैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री, दोनों साथ में है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम क्या सीख रहे हैं? ई डेल्टा एस कॉस थीटा, क्योंकि जब कॉस 0 ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा? ई डेल्टा एस। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने मैथमेटिकली निकाल लिया है, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ई, डेल्टा एस क्या हो गया? उस सरफेस का एरिया हो गया, और थीटा क्या हो गया? कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा क्या होगा? उस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, आपको हमने पढ़ा था लास्ट ईयर कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या? स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, रिजल्टेंट of dot product, resultant of dot product always gives a scalar quantity। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां पर भी कोई हमको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम है तो उससे हमको कुछ डायरेक्शन वगैरह पता नहीं चलेगा, ये क्या स्केलर वैल्यू है। हमको सिर्फ ये पता चलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहां पे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। 1 मार्क का पूछा जाता है ये चीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी ही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा?
ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है तो देखिए ये ई डेल्टा एस कॉस थीटा हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप लोगों को पहले बताया हुआ है, तो ये क्या न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे न्यूटन पर कूलम लिख रहा हूँ, और डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो क्या हमारे पास ये मीटर स्क्वायर, डेल्टा एस मतलब एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा तो क्या डायमेंशनलेस है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया यहाँ पे न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो गया। कलेक्टिवली उसको वेबर भी कहते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो हम लोग सीख गए, अभी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो थे यहाँ पे मैं रीड आउट कर देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये चीज समझे आप। तो नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम में बहुत बार देखेंगे आप, तो एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको जब निकालना है तो फाई, ठीक है, फाई ई का जो फॉर्मूला है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब एक एक करके हम क्या करते हैं यहाँ पे, और इसका जो यूनिट आया था वो क्या आया था न्यूटन पर कूलम, और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइड में पहले यूनिट्स लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास एफ बाई क्यू, ठीक है, ये हो गया। अभी फोर्स का जो डायमेंशन है, फोर्स क्या हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का क्या हो जाएगा यहाँ पे केजी, और ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है कि कूलम मेरा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो मुझे पहले इसको क्या करना पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे IT हो गया, ठीक है। अभी Q क्या हो गया कूलम, और ये क्या हो गया एम्पियर सेकेंड। तो कूलम का मेरा अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं तो ये क्या हो गया एम्पियर, और ये एम्पियर सेकेंड यानी AT हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ, A T का पावर क्या हो गया -1, और ये मीटर स्क्वायर है, तो देन तो डन ही है, इसका क्या हो जाएगा इसका L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। L स्क्वायर हो गया लेंथ के लिए। अभी देखिए मास कितनी बार आ रहा है पूरे फॉर्मूले में, एक ही बार है, तो m का पावर क्या हो गया 1, लेंथ यहाँ पे भी आ रहा है और लेंथ यहाँ पे भी आ रहा है, तो L का पावर क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया, t-2 और t-1, तो ये भी क्या हो जाएगा t-3, और यहाँ पे a का पावर -1। तो ये क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हो गया। इस तरीके से आप डायमेंशन भी निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम या स्पेशल केसेस पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो है, ठीक है, स्पेशल केसेस पे हम बात कर रहे हैं अभी। तो पहला क्या है, इफ E इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा E डेल्टा एस। कहने का मतलब क्या है, जो मैंने पहला केस बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गया सेम, या आप ऐसा भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल वेक्टर के क्या है पैरेलल है, तो भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेम। तो यहाँ पे कितना एंगल हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा E डेल्टा एस cos 0, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए कि ये सरफेस हो गया, ठीक है, ये सरफेस हो गया और नॉर्मल आउटवर्ड इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो इस केस में क्या होगा कि जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा E डेल्टा एस cos 180 डिग्री।
तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई डेल्टा एस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव हो गया। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि जब एंगल 180 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा अपने को, नेगेटिव मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाए क्या, तो कहने का मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 90। और जब एंगल 90 हो जाएगा यानी थीटा 90 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई डेल्टा एस कॉस 90। ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। तो एक तरह से एक चीज समराइज कर लेते हैं, अगर थीटा का वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो यहाँ पे जो फ्लक्स का वैल्यू आता है वो क्या आता है, मैक्सिमम आता है। और उस टाइम फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई डेल्टा एस। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लक्स नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और थीटा ग्रेटर देन 0 रहेगा तो भी फ्लक्स क्या, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा तो भी फ्लक्स क्या मिलेगा अपने को, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर थीटा अगर 90 मिल जाए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीख लिया। अभी नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आपको अगर डाउट्स इसमें होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, तो हम उसको फिर आपको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये एक अरेंजमेंट है। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम दो इक्वल चार्ज लेंगे। मान लीजिए एक को प्लस क्यू ले रहे हैं और एक को माइनस क्यू ले रहे हैं, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम थोड़े से डिस्टेंस पे सेपरेट करके रख देंगे। तो वो जो अरेंजमेंट डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ठीक है, इट इज एन अरेंजमेंट in which two equal and opposite charges are separated through a distance। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम टू इक्वल अपोजिट चार्ज लेंगे जो एक डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए जैसे ये हमारे पास एक सिस्टम हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये एक सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सिस्टम है और सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू एक यहाँ पे रखा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे ले रहे हैं। तो एक प्लस क्यू चार्ज हो गया और एक क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज हो गया। तो अभी क्या होगा देखो, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं 2a। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस पे रखा। डिस्टेंस क्या हो गया, 2a हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट is called electric dipole।
इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके इस पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होता है, द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस। ठीक है, द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस एंड इट्स मिडल पॉइंट। ठीक है, ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करता हुआ लाइन है और इसका जो मिडल पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, द मिडल पॉइंट, द मिडल पॉइंट ऑफ लाइन, the middle point of line connecting the two charges is the center of dipole। हम हमेशा जो लेंथ लेंगे वो 2a लेंगे, ताकि क्या है कि हम ये यहाँ पे ये डिफरेंस दिखा पाएंगे कि डिस्टेंस क्या हमारा यहाँ से यहाँ तक a है, ऐसा। ठीक है, ताकि हम सेंटर से a ले लें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल। देखिए ये हमने क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल, तो हमने क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज में ये सीखा था कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज कैसे निकाला जाए, क्योंकि चार्ज हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम क्या है चार्जेस को एल्जेब्रिकली ऐड करके हम नेट चार्ज निकाल लेंगे। तो अब देखिए ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, सिर्फ हमारे पास दो चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, एक तो क्या प्लस क्यू अवेलेबल है और दूसरा क्या माइनस क्यू अवेलेबल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। यानी जो टोटल चार्ज होता है डाइपोल का वो कितना होता है, 0 होता है हमारे पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये एक नया टर्म आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पहले ये बताता क्या है, हम ये बात कर लेते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट अगर हमको पता रहेगा तो इससे हम क्या समझेंगे। दूसरा, डाइपोल मोमेंट को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें, और डाइपोल मोमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, देखिए डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, डाइपोल मोमेंट आपको ये बताता है कि स्ट्रेंथ क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, इट गिव्स अस, मतलब जितनी वैल्यू ज्यादा होगी हम ये समझेंगे कि इसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा है। इट इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये आपको क्या बता देगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ बता देगा। नेक्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन हम इसका थोड़े टाइम बाद यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि डायरेक्शन क्या है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है हमारे पास पी वेक्टर। क्या होता है डाइपोल मोमेंट का सिंबल, डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है हमारे पास पी वेक्टर होता है। ठीक है, अभी वैसे इसका जो डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन इज its direction is from negative to positive charge। ये बाय कन्वेंशन है, its direction is from negative to positive charge by convention, मतलब ये फिक्स है, यहाँ ये हमको हमेशा यही यूज करना है। ठीक है, तो हमने अभी तक सीखा, दो चीज सीखी अभी तक डाइपोल मोमेंट के बारे में, कि डाइपोल मोमेंट क्या बताता है हमको, ये स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। दूसरा ये कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, और ये बाय कन्वेंशन है, हमेशा हमको यही यूज करना है। नेक्स्ट क्या है कि मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आइदर चार्ज, ठीक है, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन
ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो आइदर चार्ज मतलब किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए q, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना था यहाँ पे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 2a है, तो यहाँ पे क्या हो गया q इंटू 2a, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास p, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट हो गया। यानी मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल लेंगे आप लोग, q इंटू 2a से आप लोग क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल लेंगे q इंटू 2a। अभी नेक्स्ट एक और चीज, अब डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट में देखिए p क्या है, q इंटू 2a, p क्या है, q इंटू 2a, अभी सीख लिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q क्या हो जाएगा कोलम, और 2a क्या हो गया यहाँ पे, 2a मतलब चार्ज करंट क्या हो गया कोलम, और 2a डिस्टेंस हो गया तो क्या हो गया मीटर, यानी डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कोलम मीटर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कोलम मीटर। ठीक है, अब हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के बारे में जान लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के बारे में जान लिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग डाइपोल फील्ड निकालना सीखते हैं कि डाइपोल का फील्ड कैसे निकाला जाए। तो देखिए डाइपोल का फील्ड कैसे निकाला जाता है, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि डाइपोल फील्ड होता क्या है। ठीक है, डाइपोल फील्ड क्या होता है, इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल, ये किसी भी डाइपोल के आसपास का स्पेस होता है जहां पे क्या है, डाइपोल अपना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है किसी भी अदर चार्ज पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल। ठीक है, इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच electric effects of the dipole can be experienced। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डाइपोल फील्ड हो गया। अभी हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, डाइपोल की वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और 2 पॉइंट पे निकालेंगे आज। ठीक है, और दो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, एक और चीज है जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम एनसीईआरटी सेक्शन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट का डेरिवेशन में डेवलप करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखना है, ये एग्जाम्स वगैरह में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपको। ठीक है, तो हमारे पास जो भी कंटेंट है वो है फील्ड इंटेंसिटी on axial line of electric dipole। field intensity on axial line of electric dipole। फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले थोड़ा सा और एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्सियल क्या है कि अगर यहाँ पे मान लो हमारे पास चार्ज प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई ये लाइन हो गई। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन हो गई, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये लाइन क्या हो गया, दोनों चार्जेस के थ्रू पास हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सियल लाइन है। ये क्या है, एक्सियल लाइन। इस लाइन पे चार्ज अगर कहीं भी आएगा, अगर इस एक्सियल लाइन पे कहीं भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम
इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे, तो एक्सियल लाइन पे है, तो हम एक्सियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ड्यू टू इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या हो जाएगी, ये सेंटर से पास होता हुआ जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है, ये दोनों चार्ज के सेंटर से पास होता हुआ जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन की वजह से भी, इक्वेटोरियल लाइन पे किस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका भी फॉर्मूला हम लोग डेवलप करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी एक एक करके हम डेरिवेशन पे आते हैं। एक मिनट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड on axial line of electric dipole, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहले क्या क्या चीज पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा और। अब यहाँ पे समझिए, देखिए ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये क्या हमारे पास पॉइंट बी है। ध्यान से सुनना है आपको इसको, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन हो गई हमारी, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। यहाँ पे हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पे हमने क्या प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पे क्या हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। और ये डाइपोल ए और बी का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो क्या है आपका 2a है, ठीक है। और हमको क्या करना है, ठीक है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, अगर हम इस लाइन को हमारा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ये लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया दोनों इस साइड से, और मुझे क्या करना है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मुझे क्या करना है, अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये जो पॉइंट P है उस सेंटर से R डिस्टेंस पर है, ठीक है। वापस आप देखिए हमारे पास दो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, पॉइंट A और पॉइंट B पर रखा हुआ है। जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना है, 2a है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है यहाँ पे, 2a है। और सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या R है, और हमको क्या करना है, पॉइंट P पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमको यहाँ पे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि A जो है पॉइंट P पे अपना अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी माइनस क्यू चार्ज जो है पॉइंट P पर अपना अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या करेगा, पॉइंट P पे अपना अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या बनाएंगे। तो देखिए माइनस, ये माइनस है तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, अंदर की तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इससे दिखा देता हूँ, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट A, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये अब ये जो प्लस क्यू है वो पॉइंट P पे जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, वो आउटवर्ड बनाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आउटवर्ड बनाएगा। तो आउटवर्ड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट B, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू ये निकाल लेते हैं इसका, मैथमेटिकल वैल्यू क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट A, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, देखिए A से P का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, A से P का जो डिस्टेंस है तो वो लेते हैं हम लोग क्या है AP का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये P वेक्टर हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये तो उल्टा आ रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस पी कैप, डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस पी कैप, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, देखिए ए सी बी की तरफ है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, एक मिनट, ठीक है, तो माइनस पी कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, इनवर्ट बना रहा है, मतलब इधर की तरफ, और डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ, इसलिए नेगेटिव लिया इसको, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी इज डिनोटेड बाय ई बी वैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे बी से पी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग फिगर से देख सकते हैं एपी का जो वैल्यू है वो क्या है r प्लस ए, यहां से यहां तक क्या हो गया r हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा a, ठीक है, यहां से यहां तक भी क्या है a है। तो आप लोग देख सकते हैं कि r प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट AP, एंड BP क्या हो जाएगा यहाँ पे r माइनस ए हो जाएगा, BP क्या हो जाएगा यहाँ पे r माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज को भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर में पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस पी कैप। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे बीपी का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बीपी की जगह हमको क्या पुट करना है, अभी हमको बीपी की जगह पुट करना है r माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पे पी कैप, क्यों पी कैप, क्योंकि आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और पी वेक्टर का डायरेक्शन, ई बी वेक्टर और पी वेक्टर दोनों क्या साथ में है, तो इसलिए क्या लिया यहाँ पे प्लस पी कैप लिया है, ठीक है। अब ये चीज हो गया, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, ठीक है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा अलग से समझा देता हूँ इसको। यहाँ पे एंगल कितना है 180 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना है यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है, और हमको क्या करना है यहाँ पे वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है कि अगर ए और बी है, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है मान लीजिए 180 डिग्री है, तो वैसे आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या सीखा था क्लास 11th में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सीखा ना आपने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट ले लेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा हम लोगों को, रिजल्टेंट मिल जाएगा यहाँ पे a माइनस बी। तो कहने का मतलब जब एंगल 180 डिग्री होगा तब हमको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए सिर्फ बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी को माइनस कर देना, और डायरेक्शन जो होगा वो बड़े क्वांटिटी के साथ ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ई बी वे की वैल्यू बड़ी हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर इसका छोटा है, और ए की वैल्यू छोटी हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, so net electric field at point P is EP vector is equal to EB vector minus EA vector, ठीक है। यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, EB है, तो किसका डायरेक्शन मेंटेन रहेगा, मतलब किसका डायरेक्शन काउंट में आएगा, EB का, क्योंकि उसका वैल्यू बड़ा है, ठीक है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि सिंपली डिफरेंस निकाल लेंगे
तो भी हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि एंगल क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, तो अब ई बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। ई पी का जो मैग्नीट्यूड है, ऐड करने में रिजल्ट आता है, बट मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ए बी माइनस ए करके मिल जाएगा। ठीक है, अब ई बी का वैल्यू कितना है, ई बी का वैल्यू है 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ई ए क्या है 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, क्यू अपॉन 4 पाई ई नॉट कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगा, अभी 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में माइनस है हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्यू अपॉन 4 पाई ई नॉट कॉमन ले लिया है हम लोगों ने, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई ई नॉट, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं इसको, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2r a अपॉन, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे है r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या है r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर, पहले काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो r माइनस ए और r प्लस ए का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो गया ये होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या देखेंगे कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई ई नॉट इंटू 4r a, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो गया ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आया हमारे पास, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का मैग्नीट्यूड का आ रहा है अभी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिर्फ हमको यहाँ पे डायरेक्शन क्या पी कैप यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बी वेक्टर का ई बी का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देखिए ई बी का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। अभी एक ये तो हमारे पास क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला हुआ, एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो वो क्या है कि अगर R की जो वैल्यू है वो A से बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब पॉइंट P जो है वो सेंटर से बहुत दूर हो जाए इन कंपैरिजन टू A। ठीक है, और ये क्या है 2A हमारे पास टोटल डिस्टेंस था दोनों चार्जेस के बीच में, तो ये क्या हो गया हाफ हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A देन A कैन बी निगलेक्टेड। देखो A बहुत छोटा है यहाँ पे, तो A स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड A स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं ऊपर का थोड़ा रीअरेंज भी कर देता हूँ 2 इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा 2QA। ठीक है, आप देख रहे हैं ये Q यहाँ पे लिख दिया मैंने, 2 इंटू 2 हो गया, ये R और ये A हो गया। ठीक है, सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया यहाँ पे। फिर 4 पाई ई नॉट, अब देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि R बहुत बड़ा है और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है तो R स्क्वायर का छोटा है, तो निगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा R का पावर 4 बचेगा हमारे पास। ए स्क्वायर आप निगलेक्ट हो गया तो R स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर क्या हो जाएगा R का पावर 4, तो ये क्या हो गया यहाँ पे R का पावर 4 हो गया।
और ये पी कैप हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं करते हैं इसको। अब देखिए ये जो 2QA है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डाइपोल मोमेंट P, 2QA क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2R और P, और क्या हो गया 4 पाई E नॉट, और ये R का पावर 4, और ये क्या हो गया P कैप, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, R का पावर 3 बचेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई E नॉट इंटू 2P अपॉन क्या हो जाएगा ये R क्यूब, ठीक है। तो 1/4 पाई E नॉट, और ये क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास 2P अपॉन क्या हो गया R क्यूब, और क्या हो गया P कैप, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखिए अभी P इंटू P कैप, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं P वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया 1/4 पाई E नॉट इंटू क्या हो गया यहाँ पे 2P वेक्टर अपॉन क्या हो गया R क्यूब। तो ये हमारे पास क्या अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, और साथ साथ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, थैंक यू।